नमस्कार दोस्तों, बोले इंडिया के एक और नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मंजर आलम। दोस्तों, आप सबको फिल्म शोले का वो डायलॉग जरूर याद होगा जिसमें अभिनेता असरानी कहते हैं, मैं अंग्रेजों के समय का जेलर हूं। तो दोस्तों, आज हम अंग्रेजों के समय का जेलर नहीं बल्कि एक कानून की बात करेंगे जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। अंग्रेजों के जमाने का एक कानून जो देश की आजादी के बाद पिछले 75 साल में नहीं बदला, क्या अब बदल जाएगा? दोस्तों, हम बात कर रहे हैं राजद्रोह कानून की। सत्ता बदली, कई प्रधानमंत्री बदले, लेकिन नहीं बदला तो राजद्रोह का ये कानून। 1870 में लागू हुए इस कानून को भारत के आजादी की लड़ाई को कुचलने के लिए लाया गया था। देश में अंग्रेजी शासन के खिलाफ आवाजें तेज होने लगी तो यहाँ वॉयसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्य जज जेम्स स्टेफन ने 1870 में आईपीसी में संशोधन करवाया और राजद्रोह की धारा 124 ए को शामिल करवाया। इसके बाद इस कानून का इस्तेमाल भारत के स्वतंत्रता सेनानियों और भारतीय नेताओं के खिलाफ किया जाने लगा। शहीद भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू सहित तमाम स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ अंग्रेजों ने इस कानून के तहत केस चलाया। शायद यही वजह रही होगी कि आजादी के बाद संविधान के निर्माण के समय 1948 में के.एम. मुंशी ने एक प्रस्ताव पेश किया और मूल संविधान से राजद्रोह शब्द हटा दिया। 26 नवंबर 1949 को जब देश का संविधान तैयार हुआ तो उसमें राजद्रोह शब्द नहीं था। हालांकि आईपीसी में सेडिशन का आर्टिकल 124 ए तब भी मौजूद रहा। 152 साल पुराना यह कानून धीरे धीरे सत्ता का हथियार बन गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि अंग्रेजों के जमाने के कानून का आजाद भारत में क्या काम है। इस पर केंद्र सरकार की अपनी दलील है और विपक्ष के अपने अलग तीखे आरोप। सवाल यह भी है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट को यह क्यों कहना पड़ा कि देश को राजद्रोह कानून की जरूरत नहीं है, या यूं कह ले कि राजद्रोह कानून की समीक्षा करने की जरूरत है। इसके लिए हमें पिछले कुछ वर्षों में राजद्रोह कानून के तहत गिरफ्तारी और आरोप सिद्ध होने के आंकड़े को समझना होगा। लेकिन इससे पहले हम आपको याद दिला दें कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाल बटन जरूर दबाइएगा ताकि मेरे हर आने वाले नए वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिल जाए। चलिए बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से राजद्रोह में कुछ ऐसे मुकदमे दायर किए गए जिससे आम जनता के अंदर ये धारणा बनने लगी कि कहीं इस कानून का दुरुपयोग तो नहीं किया जा रहा है। वो सभी मुकदमे एक के बाद एक आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए ये समझना जरूरी है कि राजद्रोह कानून या आईपीसी की धारा 124 ए आखिर क्या कहता है। आईपीसी की धारा 124 ए के अनुसार जब कोई व्यक्ति बोले गए या लिखित शब्दों, संकेतों या दृश्य प्रतिनिधित्व द्वारा या किसी और तरह से घृणा या अवमानना या उत्तेजित करने का प्रयास करता है या भारत में कानून द्वारा स्थापित सरकार के प्रति असंतोष को भड़काने का प्रयास करता है तो वो राजद्रोह का अभियुक्त है। उस पर राजद्रोह के आरोप लग सकते हैं और मुकदमा चलाया जा सकता है। राजद्रोह गैर जमानती अपराध है। राजद्रोह के अपराध में 3 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है और इसके साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो आप ये तो समझ गए होंगे कि राजद्रोह कानून क्या कहता है। अब इसको ध्यान में रखते हुए हाल में हुए इन गिरफ्तारियों को आप याद कीजिए। हाल ही में महाराष्ट्र में इस कानून से जुड़ा एक हाई प्रोफाइल केस सामने आया जब अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के घर के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान किया था, जिसके बाद उनके खिलाफ एक्शन लिया गया। नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को गिरफ्तार किया गया और राजद्रोह का केस भी
लगाया गया था। जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद के खिलाफ भी राजद्रोह का केस चल रहा है। उमर दिल्ली की जेल में बंद है। उमर के खिलाफ 2020 के दिल्ली दंगों को लेकर यह केस चल रहा है। उमर की जमानत याचिका दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष लंबित है। शर्जील इमाम पर राजद्रोह का केस है और वो जेल में बंद है। शर्जील के खिलाफ यूपी में यह केस चल रहा है। शर्जील पर 2019 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सीएए कानून के खिलाफ बयान देते हुए भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। शर्जील 28 महीनों से जेल में बंद है। कुछ पत्रकार भी इस कानून का सामना कर रहे हैं। मणिपुर के जर्नलिस्ट किशोर चंद्र और छत्तीसगढ़ के जर्नलिस्ट कन्हैया लाल शुक्ला पर भी राजद्रोह से कानून के तहत केस चल रहा है। इनके खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट और कार्टून शेयर करने के आरोप में केस दर्ज किए गए हैं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी भी यूपी सरकार के खिलाफ आपत्तिजनक भाषण देने के मामले में इस कानून का सामना कर रहे हैं। करीब एक वर्ष पहले सुप्रीम कोर्ट ने 2 टीवी चैनलों के खिलाफ आंध्र प्रदेश पुलिस की ओर से राजद्रोह के आरोप में कार्रवाई करने पर रोक लगा दी थी। पिछले ही वर्ष 3 जून को सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार विनोद दुआ के खिलाफ हिमाचल प्रदेश में दर्ज राजद्रोह के मामले को खारिज कर दिया। पिछले वर्ष ही लक्षद्वीप प्रशासक प्रफुल्ल पटेल की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाने पर पुलिस ने फिल्म निर्माता आयशा सुल्ताना पर राजद्रोह का मामला दर्ज कर लिया था। इन घटनाओं के बाद देश भर में राजद्रोह के खिलाफ बना कानून चर्चा में आ गया था, जो देशद्रोह कानून के नाम से ज्यादा जाना जाता है। अब आते हैं आंकड़ों पर। केंद्र सरकार की एजेंसी है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी एनसीआरबी। यह एजेंसी आईपीसी 124 ए के तहत दर्ज हुए केस, गिरफ्तार हुए लोग, दोषी साबित हुए लोगों का डेटा अपने पास रखती है। एनसीआरबी का डेटा बताता है कि 2014 से 2019 के बीच आईपीसी 124 ए के तहत 326 केस दर्ज किए गए। इनमें 559 लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन महज 10 पर ही दोष साबित हो सके। साल 2016 में राजद्रोह कानून के तहत 73 लोगों को हिरासत में लिया गया। उनमें से सिर्फ 33% लोगों पर ही आरोप सिद्ध हुए। वर्ष 2017 में सबसे ज्यादा कुल 228 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से सिर्फ 16.7% केस सही पाए। इसी तरह वर्ष 2018 और 19 में 56 और 99 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किए गए, लेकिन 2018 में 15.4% और 2019 में केवल 3.3% केस ही सही साबित हुए। ये आंकड़े अपने में ये दिखाते हैं कि राजद्रोह के कानून का किस हद तक दुरुपयोग होता आ रहा है। आज तक ने अपने एक रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट विराग गुप्ता के हवाले से लिखा है कि जब ज्यादा लोग छूट रहे हैं तो ये साबित हो जाता है कि मुकदमा गलत दायर किया गया था। गलत मुकदमे दायर इसलिए होते हैं क्योंकि गलत मुकदमे दायर करना बहुत आसान होता है और ऐसा करने पर कोई सजा भी नहीं मिलती। कानून में गलत मुकदमे दर्ज करने वाले पुलिस वालों या शिकायतकर्ताओं को सजा देने का प्रावधान भी है, पर इनका हमारे देश में इस्तेमाल नहीं होता। इसलिए मनमाने तरीके से एफआईआर होती है और बाद में निरस्त भी हो जाती है। एक खास बात और है, पिछले 5 साल में आईपीसी 124 ए के तहत जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनमें से ज्यादातर 18 से 45 साल के बच्चे लोग हैं। ये बात सरकार ने राज्यसभा में लिखित जवाब में बताई थी। इसी साल 17 मार्च को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किए गए युवाओं को लेकर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने सवाल पूछा था। इसके मुताबिक 2015 से लेकर 2019 तक 5 सालों में 124 ए के तहत 445 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया था जिनकी उम्र 45 साल से कम थी। इतना ही नहीं,
2016 में 2 और 2017 में 3 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया राजद्रोह के अंतर्गत, जिनकी उम्र 18 साल से भी कम थी। यही कारण है कि इस कानून के दुरुपयोग को लेकर देश भर में बहस छिड़ गई और अब बात कानून की समीक्षा की मांग हो रही है। तमाम विरोध के बाद केंद्र सरकार अब इस कानून की समीक्षा के लिए तैयार हो गई है। हालांकि कुछ एक्सपर्ट यह मानते हैं कि कानून की समीक्षा के बाद भी कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं होने वाला है और ना ही कोई फर्क पड़ने वाला है। आखिर क्यों ऐसा कह रहे हैं? इनका तर्क है कि भारत की पुलिस स्वतंत्र नहीं है, वह कानून के मुताबिक काम नहीं करती। पुलिस वही करती है जो उनके राजनीतिक आका उन्हें करने के लिए कहते हैं। इस वजह से कानून में कोई बदलाव करने का तब तक कोई मतलब ही नहीं पैदा होता है जब तक सिस्टम में बदलाव नहीं होता। इस कानून की समीक्षा के साथ पुलिस को ज्यादा जवाबदेह बनाना चाहिए, साथ ही न्यायपालिका को और ज्यादा संजीदगी से उनके सामने आने वाले मामलों को सुनने की जरूरत है। खास तौर पर निचली अदालत, इन दोनों बदलाव के साथ ही राजद्रोह कानून की समीक्षा का कोई मतलब है, वरना कोई फायदा नहीं। दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए और लाल बटन जरूर दबाइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप मेरे चैनल का मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन दबाकर मेंबरशिप भी ले सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे और बताएंगे कि इंडिया क्या बोल रहा है। तब तक के लिए नमस्कार।